नमस्कार, आप देख रहे हैं Ibs24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के अपडेट खबरों के बुलेटिन न्यूज राउंडअप में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां अजय चंद्राकर के फटकार वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा हाईकमान के पास ये मामला पहुंच चुका है। वीडियो और अखबार की कतरने भेजी गई हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। बैठक की सूचना नहीं देने की भी जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय चंद्राकर के फटकार वाले मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अब भाजपा हाईकमान के पास यह मामला पहुंच चुका है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, कल से सोशल मीडिया पर लगातार यह वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर एक्शन की तैयारी। अगर हाईकमान के पास ये भेजा गया है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे? देखिए, ये जो कल जो मामला हुआ, केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी आए थे और उसकी उपस्थिति में अजय चंद्राकर और सवर्णी के बीच में, भूपेंद्र सवर्णी के बीच में जो विवाद हुआ, वो मामला आपको तुल पकड़ चुका है, क्योंकि इसकी जानकारी जो है और इसकी जो वीडियो जारी हुआ था, वायरल हुआ था, वो वीडियो और अखबार में जो खबर जो छपी है, उस पूरी जानकारी जो हाईकमान, दिल्ली हाईकमान को भेज दी गई है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी जो डी पुरेंदेश्वरी है, उनके पास भी ये जानकारी पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से अब हाईकमान जो है इस स्थिति की पूरी जांच करेगी कि आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई। और जिस तरह से अजय चंद्राकर ने जो नाराजगी जाहिर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्री जो लेने वाले थे, उन बैठक की सूचना भी उनको समय पर नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से उनका जो गुस्सा फूटा था। इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ कि जो वरिष्ठ नेता है अजय चंद्राकर, उन तक ये सूचना नहीं पहुंची और आखिरकार ये स्थिति निर्मित क्यों हुई। तो अब ये पूरा मामला जो है दिल्ली हाईकमान के पास पहुंच चुका है। अब क्या होगा, इसमें एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये इसके पहले भी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो संगठन को लेकर जो नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया में और बाकी माध्यमों से अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो इस तरह की स्थिति और दोबारा निर्मित ना हो, इसको लेकर भारत हाईकमान जो है सीरियस है और इस मामले की जांच करें। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सत्ता जाने के बाद संगठन में भी अब बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। बीजेपी के भीतर काफी अंतरकला और इस तरह की घटनाएं भी अब सामने आ रही है। अब देखना ही होगा जांच में आगे क्या होता है। राजेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, ठीक कर दूं मुझे। बढ़ते आगे, 2 दिनों तक असम दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम रायपुर लौट आए हैं। यहां आने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि असम में बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने असम के लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा के वादे महज जुमला ही हैं। उन्होंने बताया कि असम के चाय और बांस उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में आने का न्योता दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बांस का उत्पादन बहुत होता है और बांस शिल्प के कई अवसर मौजूद है। साथ ही कई इलाकों में चाय की खेती के उपयुक्त मौसम भी हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान पर कहा कि उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए परंपरा तोड़ते हुए 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जमीन दी, लाइसेंस के लिए पहल की, लेकिन इसका श्रेय कभी नहीं लिया। देखिए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। मजदूरों को उन्होंने, चाय बागान के मजदूरों को कहा था 351 रुपया मजदूरी देंगे। 5 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए उनको पता चल गया कि जितनी बातें हैं वो सब जुमला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। रमन ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जुआ, सट्टा और नशे का धंधा पूरे प्रदेश में फल फूल रहा है। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का आने वाला बजट बेहद निराशाजनक रहने वाला है। बजट में 30% तक की कटौती की गई है,
इसका मतलब है कि राज्य सरकार जितना पैसा बजट में दे रही है वो सिर्फ सरकारी दफ्तर चलाने और अधिकारी कर्मचारियों के तनख्वाह के काम आएगा। प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा। रमन सिंह के बयान पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को आरोप लगाने की बजाय केंद्र सरकार से राज्य सरकार के हिस्से का पैसा दिलाने में मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अलग अलग मदों की राशि रोक रखी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। साल के कार्यकाल पूरे होते होते कांग्रेस की सरकार सभी मोर्चे में असफल रही और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज ये स्थिति हो रही है कि सरेंडर कर रहे हैं लोग, अपराधों में कमी आई है और आज जितनी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हम जन जन तक बस्तर जैसे अंचल में हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का दौरा एक महीने में दूसरी बार टल गया है। अब उनके इस माह के आखिर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रदेश प्रभारी का दौरा लगातार दूसरी बार स्थगित होने से पार्टी में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। अपने पिछले दौरे में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को अपनी गतिविधियों, प्रवास और काम की मासिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इस बात की भी चर्चा थी कि मासिक रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों के काम की समीक्षा की जाएगी और जिनका काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें हटाया भी जा सकता है। बीजेपी के पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी के इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए मासिक रिपोर्ट तैयार भी कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी का दूसरी बार दौरा रद्द होने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बड़े नेताओं के कार्यक्रम बदलते रहते हैं। आएगी, रिपोर्ट लेती रहती है, वो जानकारी लेती रहती है, पूरी गतिविधियों की जानकारी लेती रहती है। जब वो आएंगी तो वो रिपोर्ट लेंगी। मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान वन अमले पर हमले की घटना लगातार सामने आ रही है और देवास में वनकर्मी की हत्या के बाद अब भोपाल में शिकारियों ने उड़न दस्ता टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यही वजह है कि माफिया से निपटने के लिए वन विभाग पुलिस की तरह अधिकार मांग रहा है ताकि वन अमला जंगल की सुरक्षा करते हुए बगैर डरे माफिया पर गोली चला सके। वन विभाग लकड़ी कटाई, शिकार, वन भूमि पर अतिक्रमण जैसे अपराधों को गैर जमानती घोषित करने की मांग कर रहा है। वन मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के जरिए पुलिस की तरह आधा दर्जन से भी ज्यादा अधिकार मांगे जा रहे हैं। वन विभाग वन कर्मियों को गोली चलाने के अधिकार देने का प्रस्ताव 2 दशक में चौथी बार भेज रहा है। तुम साधन संपन्न क्यों नहीं बनाते उन वन कर्मचारियों को? क्यों एक लाठी लेके जंगल में भेज देते हो? क्या एक लाठी से इन चोर डाकू लुटेरों का मुकाबला हो सकता है क्या? इन माफियाओं का मुकाबला हो सकता है क्या? उस परिवार पे क्या बीतती है जिस परिवार के व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो अब पूरी तरह माफिया खत्म हो गया है। जो छुटपुट घटनाएं दिख रही हैं वो उसी का रिएक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार ने रेत माफिया, ड्रग माफिया, काला बाजारी माफिया, भू माफिया के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई है, तो ये उस बड़े एक्शन का छोटा मोटा रिएक्शन है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद दावेदारों के बीच चल रही आपसी खींचतान और गुटबाजी को रोकने के लिए नए नए कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में पार्षद दावेदारों के बीच आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने धार्मिक ग्रंथ की शपथ दिलाई। दावेदारों ने शपथ ली कि वे कांग्रेस की रीति नीति के साथ जुड़े रहेंगे और टिकट किसी को भी मिले उसकी चुनाव में पूरी मदद करेंगे। बाकलीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के नाम का भी ऐलान कर दिया, जबकि अभी तक संजय शुक्ला के नाम की कोई औपचारिक घोषणा पीसीसी ने नहीं की है। धार्मिक ग्रंथ की कसम वो दिलाने वाला ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या शहर कांग्रेस के अध्यक्षों को मुस्लिम समुदाय पर भी भरोसा नहीं है? जिनके बीच में हो गए उन पर भी भरोसा नहीं था? मुझे लगता है कि उन पे तो उनको भरोसा था ही नहीं और उनको कसम खिला के मुझे लगता है कि उनकी और बेइज्जती करने का प्रयास उन्होंने करा है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के जरिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने तय किया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी दलितों के बीच पंचायत लगाकर खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल कर ले, ताकि साल 2018 के चुनाव की तरह ही उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में भी तगड़ा माइलेज मिल सके। वैसे दलित वोटरों के बीच कांग्रेस के पैठ बनाने की कवायद की वजह हाल के उपचुनाव में हुई 7 ऐसी सीटों पर हार भी है। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जिन 7 सीटों के में उपचुनाव में पार्टी हारी है, उन सीटों पर 2023 के चुनाव में वापसी हो सके। कांग्रेस की दलित पंचायत को बीजेपी सरकार ने के मंत्री ढोंग बता रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए दलित वर्ग के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को हरवा दिया, इसलिए अनुसूचित वर्ग का वोटर कांग्रेस पर भरोसा कैसे करेगा। कांग्रेस ने हर समय दलितों को और आदिवासियों का अपमान किया है, ये इस देश में स्थापित हो चुका है। इसलिए सही मायने में फूल सिंह बरैया जी के चुनाव में जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में क्रॉस वोट हुए थे, स्थापित हो गया था कि कांग्रेस की रीति नीति दलित विरोधी है। पूरे मध्य प्रदेश की जितनी नगरीय निकाय के क्षेत्र है, पंचायतों के क्षेत्र, उन समूचे प्रदेश में यह लगाए जाएंगे और इनका स्वरूप के तौर पर हम लोगों ने जो इकाइयां हैं, चाहे वो नगर परिषद की इकाई हो तो नगर परिषद के क्षेत्र में, नगर पालिका हो तो नगर पालिका और नगर निगम हो तो नगर निगम, इसको लेकर उनके वार्डों से लेकर उनकी नगरीय निकायों के जो शीर्ष संस्थान, उन तक यह सारे कार्यक्रम पार्टी ने अपने हाथ में लिए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति को कोरोना काल में उनकी ओर से किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्यपाल उइके ने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है और हमारे देश में वैक्सीन बनाकर टीकाकरण शुरू किया गया है, यह सुखद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी संस्थाओं ने कोरोना काल में अच्छा काम किया। साथ ही राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें बिग न्यूज में। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमों के जवान तपोवन टनल में घुस गए हैं। अब तक अलग अलग स्थानों से 19 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ऋत्विक कंपनी के 21 लोग लापता हैं, जबकि उसकी सहयोगी कंपनी के 100 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ऋत्विक और उसकी सहयोगी कंपनी के अलावा ऋषि गंगा कंपनी के लोग भी बड़ी संख्या में लापता हैं। राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने देहरादून से MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों को दूसरी खेप राहत और बचाव टीमों के साथ रवाना कर दिया है। भारतीय वायुसेना के टास्क फोर्स कमांडर राजेश प्रशासन के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। सदन की पवित्रता समझे 80 करोड़ को सस्ता राशन मिलता है, वो भी जारी रहेगा। अगर सुधारों में देरी की जाएगी तो किसान अंधकार की तरफ चले जाएंगे, इससे बचना चाहिए। दूध उत्पादन किन्हीं बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या फिर कोऑपरेटिव दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे। बढ़ते आगे और देखते कुछ और खबरें विस्तार से। रायपुर नगर निगम द्वारा
लोगों की समस्याओं का हल करने के नाम पर लगाए जा रहे तुहर सरकार तुहर द्वार शिविर में हर दिन हंगामा हो रहा है। भाजपा पार्षद और कार्यकर्ता महापौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर हर शिविरों में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस बल से भी उनकी झड़प हो रही है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि महापौर ने साल भर पहले वार्डों में विकास कार्य, टैक्स माफ करने जैसे वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अब शिविर लगाकर कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हो रहे काम से भाजपा पार्षद बौखला गए हैं, जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं। ये भाजपा के अंदर स्वाभाविक रूप से बौखलाहट है पूरे माहौल को खराब करने के लिए। 5, 10, 15, 20 गिनती के भाजपा के लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और सीधा सीधा दिखता है कि ये पूर्व मंत्रियों के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ये शिविर को बदनाम करने की बीजेपी की सोची समझी साजिश है। आप हमारे साथ आइए, हमको बताइए कि हम कहाँ गलत है, हाँ, और कौन से स्टाइल में कार्य नहीं हो रहा है। खुद अपने हाथों से वो आवेदनों को फाड़ रहे हैं और मंच के पास आके हंगामा कर रहे हैं। 27 तारीख से लेकर आज तक करीब 8,900 लोगों को विभिन्न तरह के लाभ मिल चुके हैं, परिवारों को लाभ मिल चुके हैं। शिविर होने के पश्चात जोन कार्यालय में भी आवेदन किए जाते हैं। शिविर में वो आवेदन जो टाइम पे नहीं बन पाते उनको भी पंजीबद्ध किया जाता है। कटनी में भ्रष्टाचार का नया कारनामा सामने आया है, जहां गौशाला की जमीन पर गायों के लिए लगे चारे को उखाड़कर उस पर चने की खेती हो रही है। ये मामला बहोरीबंद जनपद पंचायत के पड़वार गांव का है और इस कारनामे को अंजाम देने का आरोप गांव के सहायक सचिव नीलेश तिवारी पर लगा है। इस मामले पर जब गांव के सरपंच शिव कुमार आदिवासी से बात की गई तो उन्होंने सहायक सचिव का बचाव करते हुए कहा कि गौशाला में पानी की दिक्कत होने के कारण चारा सूख गया था, इसलिए चना लगवा दिया गया। जाहिर है ये काम सरपंच और सचिव की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है और तो और गौशाला के पानी से ही चने की खेत की सिंचाई की जा रही है। इधर गौशाला की गायें खाने की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। बहोरीबंद जनपद पंचायत के सीईओ ने मामले में जांच की बात कही है। और जो यहाँ जमीन है गायों के चरने के लिए, उस जमीन में चना बोए गए हैं शायद। तो सचिव भाई हैं पंचायत वाले सचिव भाई हैं। सचिव द्वारा बोए गए। हाँ। क्या नाम है सचिव का? नलेश। मैडम जी, पड़वार में सचिव के द्वारा शासकीय भूमि पर चना बोया गया है गौशाला की जमीन में, उसमें क्या कहना है आपका? आपके द्वारा बताया गया है, हम इसमें जांच करा के फिर आगे आपको बता पाएंगे, कार्रवाई शासकीय करेंगे। दतिया के इंदरगढ़ थाने के सामने ऊंचिया गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 3 फरवरी को ऊंचिया रोड पर हुए एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मौत से गुस्साए परिजन इंदरगढ़ थाने पहुंचकर हत्या की बात कहकर FIR करने की मांग की। थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से मना करने पर लाश को बीच सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया गया। बाद में ASP के समझाइश के बाद जाम खोला गया। मृतक के भाई कल्लू का आरोप है कि मेरे छोटे भाई की हत्या की गई है, जिसमें वो मुख्य गवाह था। बोलेरो से टक्कर मारकर हत्या की गई। भिंड के गोरमी मेगांव रोड पर एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जा रही 2 बसों को रोककर उसमें तोड़फोड़ कर दी, चक्का जाम भी किया और तोड़फोड़ के दौरान एक पत्थर SDOP मेगांव को भी लग गया था। भीड़ ने तकरीबन 6 घंटे तक सड़क पर जाम लगाकर रखा और प्रशासन ने लोगों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर शाम को जाम खुलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आवागमन बहाल करवाया गया। श्याम सुंदर भदौरिया है, 36 साल कॉलोनी के। ये अपनी भतीजी परी और एक इनके गांव का था पवन जोशी, इसके साथ महंगा तरफ आ रहे थे तो विपरीत दिशा से एक बस आ रही थी। उस बस ने इनको तेजी लापरवाही चला के इनको टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई और उसकी भतीजी परी और पवन घायल हो गए। इसी से आक्रोशित होकर लोगों ने वहाँ पे जाम लगा दिया था और जो वाहन थे उनमें पथराव किया, जैसे वो क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में देर रात चोरी हो गई और पुलिस के मुताबिक मरीन ड्राइव स्थित पाओ डोस कैफे में शातिर चोर घुसे और वहां से 2 लैपटॉप, नकदी समेत रेडीमेड खाद्य सामग्री, फूड पैकेट्स चोरी कर ले गए। चोरी हुई सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है।
पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तेलीबांधा के मुख्य मार्ग और सिग्नल चौक के पास हुई चोरी की इस वारदात ने पुलिस की सजगता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खिलाड़ियों को मिलने वाली बोनस अंकों को मेरिट सूची में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। अब मेरिट सूची केवल एकेडमिक को देखते हुए तैयार की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को 10 अंक, नेशनल लेवल के लिए 15 अंक और इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को 20 अंक बोनस के मिलते हैं। रिजल्ट में बोनस अंक जोड़कर परसेंटेज तैयार किया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में बोनस अंक को हटाकर जो परसेंट बनेगा उसे ही शामिल किया जाएगा। जो बोनस अंक हैं वो बोनस अंक छात्रों के अंक सूची में जुड़ेंगे, मान्य किए जाएंगे, लेकिन मेरिट सूची बनाते समय उस बोनस अंकों को हटा करके मेरिट सूची बनाई जाएगी। अर्थात इस बार जो प्रायोरिटी सूची बनेगी उस प्रायोरिटी सूची में जो बच्चे के खेलकूद के अंक हैं, जो अन्य गतिविधियों के अंक हैं, बोनस अंक जो हैं उसको माइनस करके बनाया जाएगा। भोपाल पुलिस के 12 खली यानी कि बाउंसर्स भीड़ नियंत्रित करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं और किसी भी वीआईपी का सुरक्षा घेरा भी इन्हीं से ही बनता है। ये 12 खली भोपाल पुलिस की शान है। भोपाल पुलिस ने इन्हें ऐसे ही ड्यूटी के लिए तैयार किया है। बताया जाता है कि सबसे आगे खड़े होने से भीड़ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, हालात काबू में बने रहते हैं। अब भोपाल पुलिस जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाकर 20 करने जा रही है। सितंबर 2019 में भोपाल पुलिस में पदस्थ ऐसे जवानों की तलाश शुरू हुई थी। पहले ऐसे 20 सिपाहियों को चुना गया, लेकिन ट्रांसफर होने के कारण फिलहाल ऐसे 11 सिपाही और एक एएसआई भोपाल पुलिस के पास बचे हैं। डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि इनकी संख्या दोबारा 20 तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस टीम को भोपाल पुलिस लाइन के सिपाही मोतीलाल दायमा लीड करते हैं। वर्कआउट टाइमिंग मिलता है, पर जब ड्यूटीज लगती है तो फिर तो पता ही नहीं होता कब आएंगे। हम लोग हमारी जो पूरी टीम में है तो बाकी सारे 4 घंटे वर्कआउट करते हैं और मेरे साथ 3 बच्चे और हैं जो ऑल इंडिया पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हम 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। श्रीमान डीआईजी साहब ने मुझे देखा ड्यूटी के दौरान, तो उन्होंने फिर दायमा सर की टीम ज्वाइन करने के लिए कहा, तो मैं टीम में आज फिलहाल ज्वाइन हूँ, तो करीबन साल भर होने जा रहा है मुझे। तो मैं धीरे धीरे टीम को ज्वाइन करते समय वेट तो मुझे पहले से उठाता ही था। आज करीबन 100 kg लगभग में बेंच प्रेस है मेरी। ये जो 12 लड़के हैं इनको बेसिकली तैयार किया, इनको 1 साल से हम लोगों ने मोटिवेट किया था कि एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि फिटनेस भी बनी रहे, और जब क्राउड कंट्रोल की या वीआईपी ड्यूटी में जो है कहीं पद यात्रा या किस तरह की सिचुएशन रहती तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि क्राउड जो है वीआईपी से सेग्रीगेट करने में। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमीनी विवाद को लेकर डीएसपी द्वारा अभद्रता करने के आरोप में सेना के जवान ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जवान ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने शांत कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल सेना के जवान केदारनाथ पटेल ने वर्ष 2011 में एक जमीन खरीदी थी, जिसके सीमांकन को लेकर वो लगातार भटक रहे थे। जमीन मालिक द्वारा उसी जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। इसकी शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीएसपी द्वारा उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। आरोप है कि गाली गलौज कर उन्हें एसपी कार्यालय से भगा दिया गया। इसके बाद जवान ने एक कदम उठाया। जो हमारी जमीन है वो हमें न्यायालय से दिलाई जाए, इसके लिए मैंने एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम सबके गए। एसपी ऑफिस में गया, थाना कोतवाली गया, बीपी सिंह डीएसपी, उसने मेरा कॉलर पकड़ करके बोला बंद करो, ये कुनबी है, इसको क्या ये यहाँ के ऐसे ही होते हैं। या तहसीलदार को हिदायत दे दी गई, हमने पुलिस को हिदायत दे दी है कि संयुक्त रूप से एक टीम जाके मौके पे एक बार जांच कर लें कि मामला आखिर क्या है, तथ्य निकल के आ जाए कि जमीनी विवाद किस स्टेज पे पहुंचा है। उसके बाद फिर आगे की जो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये बात बता रहे कि शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पर क्या तथ्य इस तरह का आ गया है कि डीएसपी हेडक्वार्टर जो हमारे हैं सिंह साहब, उनको वहाँ से उनको हटाना पड़ा। इस तथ्यों की भी जांच कर ली जाएगी गंभीरता से। इन्होंने पत्र दिया है विप्र सिंह पटेल के नाम से कि उन्होंने कुछ क्रेता से ज़मीन खरीदी किसी राजू पटेल से, उसी के द्वारा इनको कुछ ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर के कागज़ प्राप्त कर लिया गया। हल्का पटवारी और आरआई के साथ जाकर के मौके पर सीमांकन की कार्रवाई करके मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
बीजापुर में आईडी की चपेट में आने से शहीद हुए जवान मोहन सिंह नाग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। रविवार को बीजापुर के एसटीएफ जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे और इसी दौरान पेद्दा गेलूर गांव में मोहन सिंह नाग आईडी की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बासागुड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मोहन सिंह नाग शहीद हो गए। जगदलपुर में अंतिम सलामी के बाद शहीद के शव को बीजापुर जिले के पैतृक गांव बड़े डोंगर ले जाया गया। शहीद का शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जिले के प्रभारी मंत्री रुद्र गुरु, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधायक संतराम नेताम के साथ कलेक्टर, एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवान को दम आंखों से अंतिम विदाई दी। पुलिस जवानों के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान मंत्री रुद्र गुरु ने पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया। आज हम सब यहाँ पे शहीद मोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में वह शहीद हुए। अपने तरफ से और सरकार की तरफ से इनके परिवार के लिए 5 लाख की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इनके परिवार आगे चल के भविष्य में एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। मोहन सिंह नाग जी छत्तीसगढ़ की देश की रक्षा करते करते बम ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बीजापुर जिला का बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पेद्दा गांव में एक आईडी ब्लास्ट में हमारे एसटीएफ के जवान मोहन नाग घायल हुआ। बाद में उपचार के दौरान उनका घायल के कारण से शहीद हो गए थे। न्यूज राउंड अप में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।